हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BlackGown। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में, जो कि CrPC के चैप्टर 13 में दिया गया है। इसमें हम सेक्शन 177 से लेके 189 तक पढ़ेंगे। चैप्टर 13 का ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो उसके प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल को जाना जा सके। चैप्टर 13 किसी भी ऑफेंस के प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल को इनलार्ज करने के बारे में बात करता है, ताकि किसी भी टेक्निकल प्ली की वजह से कोई इनकन्वीनियंस ना आए, उसको मिनिमाइज किया जा सके। सेक्शन 177 बात करता है कि जो भी ऑफेंस होंगे वो ट्राइड और इंक्वायर किए जाएंगे उसी कोर्ट के द्वारा जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैजिस्ट्रेट की लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट किया गया है तो सिर्फ उसी मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है कि वो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है, उसको ट्राई कर सकता है। अगर कोई ऑफेंस उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर हुआ है तो फिर उस मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं रहेगी, बल्कि वो दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास चली जाएगी जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ होगा। सेक्शन 178 बात करता है कि अगर कभी कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए डिफरेंट एरियाज़ के बीच में कि कहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है या किस मैजिस्ट्रेट के पास जो है कॉग्निजेंस का अथॉरिटी रहेगा, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। इसके लिए 4 कंडीशन दी गई हैं। अगर ये अनसर्टेन है कि किस लोकल एरिया में ऑफेंस कमिट हुआ है। दूसरा, अगर जो ऑफेंस है वो पार्टली किसी एक एरिया में और पार्टली किसी दूसरे एरिया में कमिट हुआ है। तीसरा, अगर जो ऑफेंस है वो कंटिन्यूअस ऑफेंस है, यानी एक एक करके हर लोकल एरिया में उसको कमिट किया गया है। या फिर चौथा, जो ऑफेंस है उसमें सेवरल एक्ट सेवरल डिफरेंट एरियाज में किए गए हैं, तो ऐसे में वो जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं जिनके लोकल एरिया में वो ऑफेंस कमिट हुआ है उन सबके पास जुरिस्डिक्शन रहेगा और वहाँ किसी भी लोकल एरिया में इस केस को जो केस की इंक्वायरी और ट्रायल है वो किया जा सकता है। एक अक्यूज्ड है जो कि एन जगह पे रहता है। उसने एक लेटर भेजा एक मर्चेंट को जो कि बी प्लेस पे रहता है। उसमें उस लेटर ने कुछ गुड्स ऑर्डर किए और ये कहा कि वो जब गुड्स रिसीव हो जाएंगे तो वो उसका पेमेंट तब कर देगा। मर्चेंट ने गुड्स भिजवा दिए और अक्यूज ने वो गुड्स रिसीव भी कर लिए, लेकिन बिल पेमेंट के पहले ही वो वहाँ से फरार हो गया। तो यहाँ चीटिंग के केस में केस फाइल किया गया एन प्लेस पे। तो ये सवाल उठा कि यहाँ एन प्लेस पे जो मजिस्ट्रेट है उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस को ट्राई करने का। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है एन प्लेस पे इस प्रोसीडिंग को ट्राई करने के लिए, क्योंकि जो ऑर्डर पोस्ट किया गया था अक्यूज्ड के द्वारा वो एन प्लेस से किया गया था और यहाँ से जो सीरीज़ है चीटिंग की वो स्टार्ट होती है। तो एन प्लेस पे भी मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है कोर्ट को ऑफेंस को ट्राई करने की। सेक्शन 179 बात करता है कि अगर कोई ऑफेंस है वो कमिट किया गया है कहीं पे, तो वो कोर्ट जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में उसको कमिट किया गया है उसके पास अथॉरिटी है कि वो उसको ट्राई कर सकती है। साथ ही में उस कोर्ट के पास भी अथॉरिटी होगी जहाँ पे उस ऑफेंस को कमिट करने की वजह से जो कॉन्सिक्वेंस अराइज होंगे, जिस जगह पे भी वो अराइज होंगे उस कोर्ट के पास भी अथॉरिटी होगी उस ऑफेंस को ट्राई करने की। यानी दोनों ही कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा कि वो उसके ट्रायल को कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई वाइफ जिसको हुगली में परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया है और वो अपने घर चली जाती है, अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है जो कि हावड़ा में है, और वहाँ पे जाके बीमार हो जाती है, तो फिर हुगली और हावड़ा दोनों के पास ही जुरिस्डिक्शन होगा कि वो उस ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी के अंदर। यहाँ पे जो कोर्ट हुगली है ये वो जगह है जहाँ पे जो ऑफेंस है उसको कमिट किया गया था, जो एक्ट है वहाँ पे किया गया है। और हावड़ा के पास इसलिए जुरिस्डिक्शन होगा क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंस अराइज हुए थे उस एक्ट की वजह से वो हावड़ा में अराइज हुए थे। सेक्शन 79 जो है तभी अप्लाई किया जा सकता है जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उस ऑफेंस की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस भी अराइज होते हैं। अगर कोई कॉन्सिक्वेंस अराइज नहीं हो रहे हैं उस ऑफेंस की वजह से तो सेक्शन 179 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 180 बात करता है कि अगर कोई एक्ट कमिट किया गया है वो ऑफेंस है इस वजह से क्योंकि उसका जो रिलेशन है वो दूसरे एक्ट से है,
जो कि खुद ही एक ऑफेंस है, या फिर वो एक ऑफेंस हो जाता अगर जो अक्यूज्ड है या डूअर है वो उसको करने में कैपेबल होता। तो ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट मेंशन ऑफेंस था उसको इंक्वायर किया जाएगा, या जो उसका ट्रायल है वो उस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा जिसके भी वो लोकल जुरिस्डिक्शन में कमिट किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन डकैती करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और वो ए प्लेस पे इसकी प्रिपरेशन करता है कि वो बी प्लेस पे जाके डकैती करेंगे, तो यहाँ पे डकैती की प्रिपरेशन करना ही ऑफेंस है। और अगर वो डकैती कर देते हैं तो वो भी एक ऑफेंस होगा। दोनों का जो रिलेशन है आपस में वो ऑफेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दोनों ही कोर्ट के पास, ए और बी के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो इस ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। सेक्शन 181 कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल की बात करता है। तो क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें किसी ने ठग किया है या फिर मर्डर कमिट कर दिया है ठग करते हुए, या डकैती की है या डकैती के साथ मर्डर कर दिया है, या वो किसी ऐसे गैंग से बिलोंग करता है जो कि डकैत का ग्रुप है, या वो कस्टडी से भाग रहा था, तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी रहेगा वो उस कोर्ट के पास रहेगा जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर वो जो अक्यूज्ड पर्सन है जहाँ पे भी पाया गया है, जहाँ पे भी उसको ढूंढा गया है वो जगह, वो दोनों ही जगह जो है जुरिस्डिक्शन में आएंगी। क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है जिसमें किडनैपिंग या अबडक्शन किया गया है, तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल रहेगा वो उस कोर्ट के पास रहेगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में किडनैपिंग या अबडक्शन को कमिट किया गया है, या फिर किडनैपिंग अबडक्शन करने के बाद उस पर्सन को जिस जगह पे ले जाया गया है, जहाँ पे उसको रखा गया है, डिटेन किया गया है, वो जगह प्लेस ऑफ ट्रायल रहेगी। तो ये दो जगह जहाँ पे किडनैपिंग हुई है और जहाँ पे उसको ले जाया गया है, दोनों ही जगह प्लेस ऑफ ट्रायल में आएंगे। क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस किया है जिसमें थेफ्ट हुआ है या एक्सटॉर्शन रॉबरी कमिट की गई है, तो ऐसे में जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल रहेगा वो उस कोर्ट के पास रहेगा जहाँ पे वो ऑफेंस जो है कमिट हुआ है, या फिर जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको जिसने अपने पास रखा हुआ है वहाँ पे, और या फिर जहाँ उसको दिया गया है किसी ऐसे पर्सन ने लिया है जो जानता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो ये तीनों ही जगहें जो होंगी उन कोर्ट के पास इसके लिए जुरिस्डिक्शन होगा। क्लॉज 4 कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी होगा वो उस कोर्ट के पास होगा जहाँ पे ये ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से जो भी प्रॉपर्टी का पार्ट है वो जहाँ पे भी रिसीव किया गया है या रखा गया है वो जगह, या फिर जहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है लौटा दी जानी चाहिए थी वो जगह, इन तीनों ही जगह पे कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा इसका ट्रायल करने के लिए। और क्लॉज 5 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है जिसमें स्टोलन प्रॉपर्टी को किसी ने पजेस करके रखा हुआ है, उस केस में जो प्लेस ऑफ ट्रायल होगा वो उस कोर्ट के पास होगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रखा गया है, या फिर जहाँ पे भी उसके लिए क्राइम कमिट किया गया था, जहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी को स्टोल किया गया था वो जगह, यो दोनों जगह पे ही कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा। सेक्शन 182 बात करता है कि अगर कोई ऑफेंस लेटर्स के थ्रू कमिट किया गया है तो उस केस में प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा। क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसमें चीटिंग की गई है, और चीटिंग जो है लेटर्स और टेलीकम्युनिकेशन मैसेजेस की उससे की है, तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल होगा वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में होगा जिसके पास से वो लेटर भेजे गए थे या फिर जिस जुरिस्डिक्शन में वो रिसीव हुए हैं। और अगर कोई ऑफेंस किया है जिसमें चीटिंग और डिसऑनेस्टली किसी प्रॉपर्टी को डिलीवर किया गया है, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल जो होगा वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होगा जिसके पास वो प्रॉपर्टी डिलीवर्ड की गई है, या फिर उस जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे से जो अक्यूज पर्सन है उसने उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया था। क्लॉज 2 कहता है कि अगर 494 और 495 ऑफ आईपीसी के अंडर में कोई ऑफेंस कमिट किया गया है
तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल होगा वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होगा जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट किया गया है, या फिर जहाँ पे वो ऑफेंडर लास्ट रिसाइडेड था अपनी फर्स्ट मैरिज के बाद, या फिर जो उसकी वाइफ है वो फर्स्ट मैरिज के बाद जहाँ भी उसने अपना परमानेंट रेसिडेंस ले रखा है वहाँ पे। इन तीनों ही प्लेस में कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। सेक्शन 183 बात करता है कि अगर जर्नी या वोएज के टाइम पे कोई ऑफेंस कमिट किया गया है तो ऐसे में प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा। तो अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है जब कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है, उसके अगेंस्ट में क्राइम कमिट किया गया है, या फिर उसने ही क्राइम कमिट किया है, तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ ट्रायल या इंक्वायरी होगा वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होगा जहाँ पे भी जब वो जर्नी या वॉयज कर रहे थे तो जिन भी जुरिस्डिक्शन से वो पास हुए थे उन सभी कोर्ट के पास इसके लिए जुरिस्डिक्शन होगा। इस सेक्शन में जर्नी और वॉयज वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ इंडियन टेरिटरी पे ही एप्लीकेबल होगा, फॉरेन टेरिटरी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान जो है ए प्लेस से ई प्लेस पे जा रहा है और उसके साथ बी प्लेस पे कोई क्राइम कमिट होता है, तो यहाँ पे बी से लेके ई तक जितने भी प्लेस आएंगे सारी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा कि वो इस ऑफेंस को ट्रायल कर सकते हैं। यानी बी सी डी ई तीनों प्लेस के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो इस ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। सेक्शन 184 बात करता है कि अगर खूब सारे ऑफेंसेस कमिट किए गए हैं तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा। सेक्शन कहता है कि अगर किसी पर्सन ने खूब सारे ऑफेंसेस कमिट किए हैं और उनका ट्रायल एक साथ हो सकता है अंडर सेक्शन 219, 220 और 221, या फिर खूब सारे लोगों ने मिल के कोई ऑफेंस कमिट किया है और उनको एक साथ चार्ज किया जा सकता है, उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है सेक्शन 223 के अंदर। तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल होगा वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा जो भी उस केस को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट होंगे, जो भी उन ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट होंगे उन सारे कोर्ट के पास इसके लिए जुरिस्डिक्शन होगा। सेक्शन 185 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी केस को किसी डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरे सेशन डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट कि अगर कोई पहले ऑर्डर पास हो चुका है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से तो वो जो डायरेक्शन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन से कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 186 बात करता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कोर्ट ने किसी सेम ऑफेंस के लिए कॉग्निजेंस लिया है और फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल है वो किसके पास होगा, तो ऐसे केस में अगर दोनों ही कोर्ट सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में होंगे तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस कोर्ट के पास प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल जाएगा। और अगर दोनों कोर्ट जो है सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में नहीं है तो ऐसे केस में जिस हाई कोर्ट के पास अपीलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होगा वो डिसाइड करेगा कि किस कोर्ट के पास प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल होगा। और ये डिसाइड हो जाने के बाद अगर दूसरी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है तो वो सारी डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। सेक्शन 187 बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को लगता है कि कोई पर्सन जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता है उसने कोई क्राइम कमिट किया है जो कि आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन है और वो क्राइम जो है सेक्शन 177 से लेके 185 तक के में ट्राई नहीं किया जा सकता, ना ही किसी और लॉ में वो उस जुरिस्डिक्शन के अंडर में ट्राई किया जा सकता है, लेकिन किसी लॉ के अंदर जो कि उस टाइम के लिए इन्फोर्स में है इंडिया में उसके अंदर उसको उस जुरिस्डिक्शन में ट्राई किया जा सकता है जिसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर है। तो मजिस्ट्रेट जो है उस पर्सन को अपने सामने अपीयर होने का नोटिस दे सकता है और उस केस को ट्राई कर सकता है। और अगर जो ऑफेंस है वो उस नेचर का है कि उसके लिए डेथ या फिर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ की पनिशमेंट नहीं है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसको बेल दी जा सकती है, तो मजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि इसको बेल देना सही है और जब वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो उस पर्सन को बॉन्ड पे विथ और विदाउट श्योरिटी बेल दे सकता है। 187 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर एक से ज़्यादा मजिस्ट्रेट हैं
और जो मैजिस्ट्रेट हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस मैजिस्ट्रेट के पास जो है ये ऑफेंस के ट्रायल जाना चाहिए, बहुत ही कन्फ्यूज़न है, तो ऐसे केस में जो केस है वो हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर दिया जाएगा। सेक्शन 188 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। अगर कोई क्राइम जो है किसी सिटीज़न या नॉन सिटीज़न ने कमिट किया है तो सेक्शन 188 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस जो है आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ है और किसी इंडियन सिटीज़न ने उसको कमिट किया है, वेदर ऑन हाई सीज और एल्सवेयर, या फिर किसी ऐसे पर्सन ने कमिट किया है जो कि सिटीज़न नहीं है पर किसी ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट में कमिट किया है जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो फिर उसको उस ऑफेंस के लिए ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे उसने वो ऑफेंस इंडिया के अंदर ही कमिट किया है। लेकिन इन सारे ऑफेंस का ट्रायल करने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो परमिशन है, सैंक्शन लेना ज़रूरी है। सेक्शन 189 बात करता है कि अगर कोई ऑफेंस जो है इंडियन टेरिटरी के आउटसाइड कमिट किया गया है तो ऐसे केस का जो इंक्वायरी और ट्रायल होगा जो सेक्शन 188 के अंदर चल रहा है, तो इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अगर उसको सही लगता है तो वो अलाउ कर सकती है कि जो भी कॉपीज़ ऑफ डिपोजिशंस और एग्जिबिट प्रोड्यूस किए गए हैं किसी जुडिशियल ऑफिसर को या डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया को वो एज अ एविडेंस रिसीव किए जा सकते हैं उस कोर्ट के द्वारा जो कि ट्रायल और इंक्वायरी को कंडक्ट कर रही है। और इन केस अगर वो कोर्ट चाहे तो कमीशन बना सकती है उन एविडेंस को रिसीव करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।